जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि प्री मेंस आप लोगों का सिलेबस चल ही रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है उसमें हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे मिनिमम 2000 प्लस यानी कि 2000 प्लस हम लोग एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे साथ के साथ में, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट के हम लोग यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन जो कि हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, जिससे कि आप लोगों का जो एनसीईआरटी है वो एक तरीके से पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, जिसको हम अध्यायवार अच्छे तरीके से कवर अप करते हुए चलेंगे। तो आज हम सबसे पहले हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर रहेगा आप लोगों का पाषाण काल से लेकर के वैदिक काल तक, वहाँ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं की चर्चा आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। बाकी सभी विषयों के आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डेली अपडेट किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने अभी कि हम यहाँ पर केवल आज हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी एमसीक्यूज क्लास बेस्ड ऑन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इतिहास के बारे में बात करेंगे और सिलेबस के लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बैच की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहला चैप्टर है हम लोगों का, जैसा मैंने बताया, और ये एनसीईआरटी पर पूर्ण रूप से आधारित है इंडियन हिस्ट्री, जो कि हमारा पार्ट 1 आज रहने वाला है, जो कि पाषाण काल से लेकर के और वैदिक काल तक हम लोग इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है, ब्रह्मगिरी और आदिचंदलूर पुरापाषाणिक पुरास्थलों के उदाहरण हैं। सेकंड इसने दिया है, हुंसगी एक महापाषाणिक पुरास्थल है। थर्ड स्टेटमेंट है, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़ नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। इसने कहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 और कोई नहीं। जैसा कि पहला स्टेटमेंट इसने हमें दिया कि ब्रह्मगिरी और चंदलूर पुरापाषाणिक पुरास्थलों के उदाहरण हैं, तो याद रखिएगा इसने कहा है कौन सा कथन सही है। इसमें हमारा पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। आप लोग जानते हैं हुंसगी और जो कुरनूल की गुफाएं थी, ये सब हमारे पुरापाषाणिक पुरास्थल के उदाहरण बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो इसने ब्रह्मगिरी और आदिचंदलूर की बात की, ये क्या है ये हमारे महापाषाणिक, कौन से महापाषाणिक, याद रखिएगा ये हमारे महापाषाणिक पुरास्थल हैं। ठीक है, महापाषाणिक पुरास्थल हैं कौन कौन से, ब्रह्मगिरी और आदिचंदलूर। और यहाँ जो इसने सेकंड स्टेटमेंट में कहा कि हुंसगी एक महापाषाणिक पुरास्थल है, ये बिल्कुल गलत है, इसके रिवर्स है, क्योंकि ये वाला जो है कौन सा स्थल है हमारा, पुरापाषाणिक स्थल। ठीक है, पुरापाषाणिक स्थल है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। तीसरे में इसने कहा है कि बुर्जहोम और मेहरगढ़ नवपाषाणिक पुरास्थल है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो बुर्जहोम था, जो मेहरगढ़ था, चिरांद था, कोल्डिहवा था, हल्लूर भी था, पय्यमपल्ली भी था, ये सब क्या है, नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं यहाँ से। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो इसमें उत्तर बनेगा कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा, यानी कि कोई नहीं, यानी कि सभी स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में ये कह रहा है कि भारत में पाषाण काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया है, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, महाराष्ट्र का जो पटने पुरास्थल है वहां से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्टेटमेंट में यह कह रहा है कि महापाषाण युग में पर्यावरणीय बदलावों के संकेत देखने को मिलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि महापाषाण युग के जो औजार थे, जो वेपन्स थे, उनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ। तो उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा
बिल्कुल हमारे तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो भारत में जो मध्य पाषाण काल जो स्टार्ट होता है वो 12,000 साल पहले से माना जाता है। कब से? 12,000 साल पहले। ठीक है, 12,000 वर्ष पूर्व या पहले का समय माना जाता है। कौन सा? महापाषाण काल। और याद रखिएगा, दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी थी, यानी कि परिवर्तन हुए। उसी के अनुसार कृषि की जो महत्वता हम देखते हैं, कृषि की किस तरीके से स्टार्टिंग हुई, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हुआ, बरसात होने लगी तो फसलें घास फूस उगने लगा, यानी कृषि की शुरुआत भी उसी दौर से होती है, हम लोग जानते हैं। और भारत में आप जानते हो पुरापाषाण जो समय था उसके दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके जो अंडे थे उनके अवशेष भी हमें देखने को मिले, और जो औजार थे उनको हम माइक्रोलिथ भी कहा करते थे। तो आप लोगों का जो राइट आंसर बनेगा बाबू वो बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट नंबर पर इसने दिया हुआ है नवपाषाणकालीन स्थल, और हमें विचार करना है कौन सी युग्मों पर? इनसे रिलेटेड जो आधुनिक राज्य हैं। तो इसने कहा है कि बुर्ज़होम जो है पंजाब में है, चिरांद बिहार में बताया है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा और कौन से सही सुमेलित हैं? तो याद रखिएगा, बुर्ज़होम सबसे पहला जो नाम लिया यहाँ बुर्ज़होम का, ये आधुनिक जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो पहला वाला भैया हमारा बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में ये स्थित है। ठीक, चिरांद की बात इसने की कि बिहार में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है, बिहार में है चिरांद, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर हम पय्यमपल्ली की बात करें तो पय्यमपल्ली तमिलनाडु में ना होकर के कहाँ पर है? याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है पय्यमपल्ली। और हम लोग कोल्डिहवा की बात करें, आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ठीक है ना, आप सबको पता है। और जो महागढ़ा है उत्तर प्रदेश में है, गुफ़कराल है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना, तो कोल्डिहवा कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सेकंड वाला बी, यानी कि दूसरा और चौथा हमारा करेक्ट है, बाकी के दो हमारे ये बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में इसने कहा है भारत में पाषाण काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से काल से संबंधित? पाषाण काल से संबंधित। पहला स्टेटमेंट दिया है कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। सेकंड स्टेटमेंट है बुर्ज़होम में गड़तावास के अवशेष मिले हैं। तीसरा स्टेटमेंट है मेहरगढ़ वह स्थान है जहां के लोगों ने सर्वप्रथम जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। चौथा स्टेटमेंट है महापाषाण पत्थर की मूर्तियां होती थीं। पांचवा स्टेटमेंट है कि इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे पर स्थित है। तो उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? याद रखिएगा, देखिए महापाषाण, यहाँ सबसे पहले ध्यान रखिएगा, महापाषाण जो था भैया पत्थर की कब्रें हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? पत्थर की कब्रें, जिसमें लोगों को दफनाया जाता था। और ये जो प्रथा थी दक्कन, कहाँ कहाँ पर? दक्कन, आपका दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। ठीक है, और आपका जो उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत, और कश्मीर में प्रचलित थी। और आप लोग जानते हो जो इनाम गांव है, फिफ्थ स्टेटमेंट को देखिएगा, इनाम गांव, ये बिल्कुल हमारा ध्यान रखिएगा। इनाम गांव जो भीमा नदी है उसकी सहायक नदी हुआ करती थी, घोड़ नदी, उसके किनारे पर स्थित है, बिल्कुल ठीक है। जहां लोगों को गड्ढे में यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में रख करके दफनाए जाने के प्रमाण हम लोगों को प्राप्त हुए थे। यानी कि आप लोगों के सभी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, केवल और केवल आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन को छोड़ करके, क्योंकि महापाषाण पत्थर की मूर्तियां नहीं हुआ करती थी, बल्कि क्या हुआ करती थी? कब्रें हुआ करती थी। ठीक है ना, कब्रें हुआ करती थी। तो आप लोगों का राइट आंसर कौन सा बनेगा बाबू? इसमें बनेगा आप लोगों का ऑप्शन फर्स्ट वाला, 1, 2 और 1, 2, 3 और 5 आपका करेक्ट है। फोर्थ वाला मैंने बताया बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में इसने पूछा है कि ऋग्वेद में
जो हमारा ऋग्वेद है उसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता था। सूक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, सूक्त का शाब्दिक अर्थ इसने पहला दिया है कि अच्छी तरह से सुना गया, सेकंड है अच्छी तरह से पढ़ा गया, तीसरा है अच्छी तरह से बोला गया, और फोर्थ है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा 4 वेद होते हैं अपने। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका चौथा होता है अथर्ववेद। ठीक है ना, 4 वेद होते हैं। और अथर्ववेद में ऋग्वेद सबसे, मैंने बताया 4 वेद होते हैं और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसकी रचना बताई जाती है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। और ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं भी हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और इनकी जो रचनाएं हुई थी वो देवी देवताओं की स्तुति के लिए की गई थी। काय के लिए? स्तुति के लिए, यानी कि अच्छी तरह से बोला गया। स्तुति किसको बोलते हैं? बोलने को, किसी चीज़ को अच्छी तरीके से बोलना। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 बनेगा, अच्छी तरह से बोला गया सूक्त का मतलब होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है कि ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सबसे अधिक हुआ है। सेकंड है ऋग्वेद काल में राजा अपनी स्थायी सेना रखते थे। थर्ड स्टेटमेंट है कृषि का 1/3 भाग कर के रूप में, टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। फोर्थ स्टेटमेंट है राज्य की सबसे छोटी इकाई जन कहलाती थी। ध्यान रखिएगा, जन कहलाती थी। और 5वां है युद्ध में बंदी बनाए गए पुरुष व स्त्री को दस्यु यानी कि दास कहा जाता था। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? याद रखिएगा, देखिए ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो है कौन सी नदी का उल्लेख हुआ है बाबू? सही पूछ रहा है, सबसे अधिक गंगा नदी का नहीं बल्कि सरस्वती नदी का। कौन सी नदी का उल्लेख हुआ है? सरस्वती नदी का सबसे अधिक उल्लेख हुआ है। और इस काल में जो राजा जो सरदार हुआ करते थे, सरदार की तरह हुआ करते थे और अपनी स्थायी सेना बिल्कुल नहीं रखा करते थे वो लोग। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है बिल्कुल। ठीक है ना। और ऋग्वैदिक काल में कोई कर प्रणाली नहीं थी, कोई भी, ध्यान रखिएगा। तीसरा भी गलत। चौथा इसने कहा जन इसने कहा है कि राज्य की सबसे छोटी इकाई जन हुआ करती थी, जन कहलाती थी। तो याद रखना जन जो है पूरे समुदाय के लिए शब्द प्रयोग किया गया था। जन जो है पूरे समुदाय के लिए शब्द प्रयोग किया गया था, इसलिए हमारा चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। दस्यु वो लोग हुआ करते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और संस्कृत नहीं बोलते थे। तो हमारा 5वां स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में इसने कहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हमें सुमेलित करना है। वेल्लला दिया है, उड़वाज दिया है, ठीक है, कड़ेशियर है, आदिमई है, हलवा है, भूमि स्वामी, भूमिहीन मजदूर और दास। इनका अगर हम देखिए, याद रखिएगा तमिल क्षेत्र जो था हमारा, तमिल क्षेत्र में रहने वाले जो बड़े बड़े भूस्वामी जो हुआ करते थे उनको क्या कहते थे? बेल्लला कहते थे। याद रखिएगा क्या कहते थे? बेल्लला। ठीक है, तो पहला हमारा किससे मैच हो जाएगा ये वाला बाबू? ध्यान रखिएगा पहला वाला सेकंड से, भूस्वामी। ठीक है, मैंने बताया जो तमिल क्षेत्र था वहाँ रहने वाले जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उन्हीं को बेल्लला कहते थे। और जो हलवाहे हुआ करते थे उनको उड़वाज कहा करते थे। क्या कहते थे? उड़वाज कहते थे। कड़ेसियर ये भूमिहीन मजदूर हुआ करते थे। ठीक है, कड़ेसियर जो थे भूमिहीन मजदूर हुआ करते थे। और आदिमई किसको कहते थे? दासों को कहते थे। तो आपका जो भैया कूट बनेगा इसमें बन जाएगा आप लोगों का सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में इसने कथन और कारण दिया है हम लोगों को। तो कथन में इसने कहा है कि पुरातत्वविद कंकालों का लिंग निर्धारण कर सकते थे। कारण में बताया कि महिलाओं के कट प्रदेश पुरुषों के कट प्रदेश की अपेक्षा बड़े होते थे। कूट नीचे दिया हुआ है, हमें बताना है इस चीज़ में, ध्यान रखिएगा। इसने कहा कि पुरातत्वविद कंकालों का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को। महिलाएं जो हैं बच्चों को जन्म देती हैं, यानी कि उनके जो कटी प्रदेश हैं अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो इस अंतर के आधार पर जो पुरातत्वविद हुआ करते थे वो कंकालों का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये दोनों, यानी कि
कथन और कारण दोनों सही हैं और आर जो है बिल्कुल एक की सही व्याख्या करता है, तो ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है? अगले प्रश्न में इसने कहा है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित तो निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि गन्ने की कृषि उत्तर वैदिक कालीन लोगों को पता थी। सेकंड स्टेटमेंट, चित्रण दूसरे मृत भांडों का प्रयोग खास मौकों पर भोजन परोसने के लिए होता था। तो उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? याद रखिएगा, जो हमारे उत्तर वैदिक काल में जो चित्रित दूसर और लाल मृत भांड थे उनका प्रयोग होता था, उनका प्रयोग होता था। ठीक है, और चित्रित दूसरे मृत भांडों का प्रयोग जो है दैनिक रूप से ना होकर के एक विलासिता, एक ऐशो आराम का प्रदर्शन करने के रूप में हुआ करता था, जिसमें कि जो खास मौके हुआ करते थे, जो अवसर हुआ करते थे, उन पर एक तरीके से देखा जाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पर्सन हुआ करते थे, महत्वपूर्ण जो लोग हुआ करते थे, उनको उनमें भोजन परोसा जाता था। तो इसमें हमारा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आप लोगों का जो राइट आंसर बनेगा बाबू ऑप्शन सी बनेगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में इसने कहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है स्वतंत्र कृषकों को गृहपति कहा जाता था। सेकंड है और ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। थर्ड स्टेटमेंट सभा सामान्य ग्राम यानी कि गैर ब्राह्मण ग्राम का संगठन था। फोर्थ है व्यापारियों का संगठन नगरम कहलाता था। और फिफ्थ स्टेटमेंट है दक्षिण भारत में ग्राम के प्रधान को ग्राम भोसक कहा जाता था। तो कौन सा या कौन से कथन इसमें सही है हमें बताना है। ध्यान रखिएगा, सभा की बात इधर हम लोग करें थोड़ी सी। इसने पूछा कि कौन सा और कौन से कथन सही हैं। तो सभा जो है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, लेकिन जो उर था वो सामान्य ग्राम जैसे कि गैर ब्राह्मणों के गांव हुआ करते थे, यानी कि उत्तर भारत में जो ग्राम प्रधान थे उनको ग्राम भोजक भी कहा जाता था। और ये पद जो था वो आनुवांशिक हुआ करता था और राजा इन्हीं के माध्यम से टैक्स वसूल करता था और ये कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। यानी कि इसमें आप लोगों का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है और आप लोगों का जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया सभा जो हुआ करती थी ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन हुआ करता था और जो उर था बाबू वो क्या था, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, रिवर्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल ये रिवर्स हैं। तो अपना जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, 1 और 4 आर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। सेकंड स्टेटमेंट पाषाणकालीन मानव चित्र बनाना नहीं जानता था। थर्ड स्टेटमेंट ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। फोर्थ स्टेटमेंट के उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना गंगा और यमुना क्षेत्र में की गई, जबकि ऋग्वेद की रचना सप्त सैंध प्रदेश में की गई। कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। याद रखिएगा, पाषाणकालीन मानव जो है चित्र बनाना जानता था, चित्र बनाना जानता था और इधर कह रहा है कि नहीं जानता था। तो इसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, वो जानता था। शैल चित्रकला के कुछ सुंदर सुंदर एग्जाम्पल आपके मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में जो गुफाएं हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों का एक तरीके से देखा जाए तो सजीव चित्रण दर्शाया गया है उन चित्रों के माध्यम से। बाकी का इधर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड करेक्ट और थर्ड करेक्ट और फोर्थ भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर बनेगा आप लोगों का ऑप्शन बी, यानी कि पाषाणकालीन मानव चित्र बनाना नहीं जानता था, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये थे हमारे पहले अध्याय के कुछ एमसीक्यूज, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज थे। उसी तरीके से जो हमारा दूसरा अध्याय रहेगा हड़प्पा सभ्यता, उसमें भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी एमसीक्यू अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आप लोगों का रहता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि आप लोगों का डाउट भी उधर क्लियर कर दिया जाएगा और बैच की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो आप अगर जुड़ना भी चाहते हैं तो वहाँ से आप प्री मेंस के साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।